इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अमूल के बारे में, जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है जिसे हर कोई जानता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अमूल कोई कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहां पर कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट फार्मर्स का यानी किसानों का होता है। तो सवाल आता है कि इतने बड़े लेवल पर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे खड़ी कर सकता है। जिन लोगों ने अमूल को खड़ा किया है उन्होंने एक तरीके से एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया है। और जब भी अमूल की बात आती है तो मिस्टर वर्गीस कुरियन और मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल, इन दोनों का नाम जरूर आता है, जिन्होंने अमूल को खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो शुरुआत में हम बात करेंगे मिस्टर वर्गीस कुरियन के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मिस्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरला में हुआ। मिस्टर वर्गीस कुरियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली ने उन्हें टिस्को ज्वाइन करने के लिए कहा। टिस्को दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम अभी टाटा स्टील हो गया है, उसमें मिस्टर कुरियन का सिलेक्शन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए हो गया। उस टाइम टिस्को हर साल ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सिर्फ 10 सिलेक्शंस करती थी। बाद में मिस्टर कुरियन को पता चला कि उनके अंकल जॉन मथाई, जो कि उस टाइम टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर थे, उन्होंने टिस्को के एमडी से कहा था कि अगर आपको वर्गीस कुरियन का एप्लीकेशन सही लगता है तो आप उसे जरूर कंसिडर कीजिए। जॉन मथाई एक पावरफुल पर्सन थे, इसलिए टिस्को के एमडी उनकी बात को मना नहीं कर सकते थे। जब उनकी पोस्टिंग जमशेदपुर हो गई तो उनके अंकल जॉन मथाई उनसे मिलने आते थे। वहां पर आने के बाद जैसे ही वहां के लोगों को पता चला कि जॉन मथाई वर्गीस कुरियन के अंकल है, तो उन्होंने वर्गीस कुरियन को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। लोगों के बिहेवियर में हुआ ये चेंज उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। उसके बाद लोगों को और मिस्टर कुरियन को पता चल गया कि अगर वो टाटा ग्रुप में रहेंगे तो उनका तुरंत प्रमोशन होता चला जाएगा। लेकिन मिस्टर कुरियन को ये बात पसंद नहीं आई। वो जो कुछ बनना चाहते थे अपने दम पे बनना चाहते थे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब उनके अंकल जमशेदपुर आए तो उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं अब यहाँ पे रहना नहीं चाहता। उन्होंने अपने अंकल से कहा कि मैंने हायर स्टडीज के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। उनके अंकल ने उन्हें रुकने के लिए कहा और ये भी कहा कि शायद ही तुम्हें टाटा ग्रुप जैसा प्लेटफॉर्म कहीं और मिले। लेकिन मिस्टर कुरियन नहीं माने। यह आजादी के पहले का दौर था और मिस्टर कुरियन बाहर जाकर मेटलर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल करना चाहते थे। जब वो अपनी स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए गए तो पहला सवाल उनसे पूछा गया कि ये पास्चराइजेशन क्या होता है। उन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया और उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से पूछा कि मुझे मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, क्या आप मुझे मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो उस पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक ही वैकेंसी है, या तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सोच लो। लेकिन उन्हें टिस्को से किसी भी हालत में बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और डेयरी इंजीनियरिंग के लिए वो यूएस चले गए। 1946 में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने यूएस के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जहां पर उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग पढ़ना था। लेकिन वहां पर उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग के बजाय मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स सीखा, क्योंकि उसमें ही उन्हें इंटरेस्ट था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी कंप्लीट कर लिए। 1948 में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करके वो इंडिया चले आए। उस टाइम रूल ऐसा था कि अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ते हो तो आपको गवर्नमेंट को सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की मदद से की थी। इसलिए जैसे उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कांटेक्ट करने के लिए कहा गया। वहां पर जाने के बाद मिस्टर कुरियन से कहा गया कि उन्हें आनंद नाम की एक प्लेस है, वहां पर जाना पड़ेगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आनंद कहाँ है। उस टाइम मिस्टर कुरियन को यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में जॉब भी मिल रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ली थी तो उन्हें गवर्नमेंट को सर्व करना ही था। अदरवाइज उन्हें जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने उनके एजुकेशन पर खर्च किया था वो रिटर्न करना पड़ता। मिस्टर कुरियन जब आनंद चले गए तब उन्होंने देखा कि वहां पर जो पूरा मिल्क बिजनेस है उसे एक पारसी बिजनेसमैन पेस्टोनजी एडल जी ने कंट्रोल किया है। पेस्टोनजी ना कभी स्कूल गए थे, ना ही उन्होंने किसी तरह का एजुकेशन लिया था, पर वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और उन्होंने पूरी तरह से अपनी मोनोपोली वहां पर बनाए रखी थी। पेस्टन जी ने अपने बटर का नाम पॉल्सन रखा था ताकि वो फॉरेन कंट्रीज के ब्रांड की तरह साउंड करे, जिससे लोगों को लगे कि ये कोई टॉप क्लास ब्रांड है। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि मिल्क बिजनेस पर जो लोग मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कंट्रोल होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने पर फोकस रखा। लेकिन पेस्टोन जी के बिजनेस के चलते वहां पर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल लग रहा था। इसी बीच पेस्टोन जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जिसके चलते पेस्टोन जी का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ भी रहा था। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के चलते पेस्टोन जी ने अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाना शुरू किया। इससे पेस्टोन जी की कंपनी को काफी फायदा हुआ, लेकिन फार्मर्स को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर वहां की फार्मर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल से जाकर मिले। उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के बिजनेसमैन हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उन्होंने फार्मर्स से कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है कि रूरल इंस्टीट्यूशंस खड़े करना। उन्होंने फार्मर्स से कहा कि हमें मिलकर मिल्क कोऑपरेटिव्स खड़ी करनी चाहिए, जिस पर आप सभी का ही कंट्रोल रहेगा। उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि सारे फार्मर्स मिलकर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी करने जा रहे हैं। तब सारे फार्मर्स से ये पूछा गया कि कौन इस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन बनना चाहता है। तो उस पर सबने अपने हाथ खड़े किए
सिर्फ एक ही पर्सन था जिन्होंने अपना हाथ खड़ा नहीं किया था। उनका नाम था मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल। उन्होंने कहा कि मैं फ्रीडम फाइटिंग के चलते चौथी बार जेल से बाहर निकला हूँ। मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती है। क्योंकि मिस्टर त्रिभुवन दास को चेयरमैन पद में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्हें ही ये अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि जो भी पर्सन इस पोस्ट पर रहे वो सेल्फलेस हो। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने के बाद ये सोसाइटी पॉल्सन को अपना मिल्क प्रोवाइड करती थी। पॉल्सन उसे प्रोसेस करके बॉम्बे सप्लाई करता था। लेकिन बाद में पॉल्सन उसमें भी फार्मर्स को परेशान करने लगा। वो ठीक से पेमेंट नहीं करता था या फिर फार्मर से क्वालिटी खराब है बोलकर कम पैसा देता था। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि कैरा डिस्ट्रिक्ट के हर एक विलेज में एक कोऑपरेटिव रहेगी और साथ ही आनंद में इन सारी कोऑपरेटिव्स की एक यूनियन तैयार की जाएगी जो कि मिल्क को प्रोसेस करने का काम करेगी, जिससे फार्मर्स का सिर्फ मिल्क नहीं बल्कि उसकी प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग पर भी हक रहेगा। जिसके चलते 1946 में त्रिभुवन दास पटेल और बाकी फार्मर्स ने मिलकर कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड दैट इज KDC-MPUL की स्थापना की। जहां पर गवर्नमेंट ने मिस्टर वर्गीस कुरियन की अपॉइंटमेंट की थी, वहां पर उनके लिए कुछ खास काम नहीं था। वहां पर जो काम एक पर्सन कर सकता था उसके लिए 20 लोग बिठाए गए थे। वहां पर काम करने में उन्हें कुछ भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने रिजाइन डाल दिया। कैरा कोऑपरेटिव यूनियन का ऑफिस उनके ऑफिस के अपोजिट ही था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल कुछ प्रॉब्लम में है। इसलिए जब भी काम नहीं रहता था तब वो वहां पर जाते थे और देखते थे कि वहां पर क्या चल रहा है। तो वहां पर मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल ने मिस्टर कुरियन से कहा कि मिल्क प्रोसेसिंग की हमारी मशीनरीज जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो क्या आप हमें हेल्प करोगे। मिस्टर कुरियन को उनके बारे में काफी जानकारी थी, इसलिए वो फ्री टाइम में उन मशीन्स को फिक्स करते थे। कई बार मशीनरीज को फिक्स करने के बाद उन्होंने मिस्टर पटेल से कहा कि ये मशीनरीज कुछ काम की नहीं है और ना ही इन मशीनरीज की मदद से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। साथ ही उन्होंने उनसे मॉडर्न डेयरी मशीनरीज को ऑर्डर करने के लिए कहा, लेकिन उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मॉडर्न डेयरी मशीनरीज खरीद सके। इसलिए त्रिभुवन दास पटेल ने अपने ब्रदर इन लॉ से पैसे उधार लिए और उन पैसों से उन्होंने मशीनरीज लाई और अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस फिर से लाइन पर लाया। कई बार गवर्नमेंट के पास रिजाइन डालने के बाद मिस्टर कुरियन का रिजाइन एक्सेप्ट हुआ। जैसे वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी त्रिभुवन दास उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि अब तक आप ही यहाँ पर मशीनरीज और बाकी चीजों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें हमारा बिजनेस चलाना काफी आसान हो गया था। लेकिन अगर आप चले जाओगे तो हमें अगेन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि हमें मॉडर्न मशीनरीज खरीदनी चाहिए, तो हमने मॉडर्न मशीनरीज की ऑर्डर भी कर दी है और जल्दी वो आ भी जाएंगी। तो अगर आप हमें उसके सेटअप में हेल्प करोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने मिस्टर कुरियन से 2 महीना वहां पर रुकने के लिए कहा और उसके बदले में उन्हें 600 रुपए पर मंथ की सैलरी का वादा किया। कुरियन ने उनकी बात मान ली और वो कैरा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने लगे। वहां पर काम करते करते उन्हें त्रिभुवन दास पटेल की प्रायोरिटीज के बारे में भी पता चला। त्रिभुवन दास पटेल की पहली प्रायोरिटी है फार्मर्स का फायदा। 2 महीना वहां पर काम करने के बाद मिस्टर कुरियन को वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी लगने लगी और साल 1950 में उन्होंने KDC-MPL को ज्वाइन किया और वो वहां पर जनरल मैनेजर बन गए। जैसे ही कैरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस अच्छे से चलने लगा, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। कई बार उनके दूध में मक्खियां डाली गई, साथ ही केमिकल्स भी डाले गए। लेकिन मिस्टर कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल और उनकी पूरी टीम यानी पूरे फार्मर्स के सपोर्ट के साथ उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स पर मात की। 1948 में कैरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड का मिल्क कलेक्शन हर दिन 200 लीटर था, जो कि 1952 तक बढ़कर 20,000 लीटर पर डे हो गया। उस दूध को प्रोसेस करके वो रेलवे के डिब्बे में मुंबई भेजते थे। बिजनेस की ग्रोथ अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे जरूरत थी टेक्नोलॉजी की। इसलिए डेयरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और उसके बिजनेस के बारे में और जानकारी के लिए मिस्टर कुरियन न्यूजीलैंड चले गए कि न्यूजीलैंड में मिल्क की कोई भी प्राइवेट डेयरी नहीं है, जो भी है सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। उस टाइम ये कहा जा रहा था कि भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाना इम्पॉसिबल है, जबकि मिस्टर कुरियन और उनकी टीम ने ये करके दिखाया था। जल्दी मिस्टर कुरियन और उनकी टीम ने बॉम्बे गवर्नमेंट को ये प्रूव करके दिखाया कि वो बफेलो की मिल्क से भी मिल्क पाउडर बना सकते हैं। एक्चुअली मिल्क पाउडर बनाने की जरूरत ये थी कि इंडिया में जो बफेलोस है वो विंटर में ज्यादा दूध देती है, वही समर में कम दूध देती है। ऐसे में मिल्क का जो प्रोडक्शन था वो काफी फ्लक्चुएट होता था, विंटर में ज्यादा तो समर में बहुत कम। तो विंटर में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था उसे यूटिलाइज करने के लिए मिल्क पाउडर बनाई गई। कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के अच्छे काम को देखकर यूनिसेफ ने उन्हें 8 लाख रुपए की मशीनरीज गिफ्ट कर दी। उसके बदले में उन्हें 12 लाख रुपए का मिल्क और मिल्क पाउडर गरीब बच्चों को फ्री में बांटने के लिए कहा। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे की तरफ से भी उन्हें कई बार लोन मिला, जिसके चलते उन्हें अपना ऑपरेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प हुई। और बहुत जल्दी सरदार पटेल का जो सपना था कि फार्मर्स डेयरी बिजनेस को कंट्रोल करे, वो पूरा हो गया था। एक बार ऐसे ही मिस्टर कुरियन की मुलाकात उनके एक रिलेटिव से हुई, जिन्होंने मिस्टर कुरियन से कहा कि उन्हें मार्केटिंग के बारे में सोचना चाहिए। उनका बिजनेस बढ़ तो रहा है, लेकिन अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह पहुंचाना है तो उसके लिए उन्हें इफेक्टिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले एक ब्रांड नेम फाइनल किया, जो कि निकल कर आया अमूल, जिसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 1957 में कैरा कोऑपरेटिव ने अमूल ब्रांड को रजिस्टर किया और उसके बाद हम देखते हैं कि आज अमूल घर घर में है।
जल्दी उन्होंने प्रेस सिंडिकेट इस एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कांटेक्ट किया और अमूल की मार्केटिंग को प्रेस सिंडिकेट को सौंप दिया। उस टाइम मार्केटिंग सभी को समझ में नहीं आती थी। जब मिस्टर कुरियन ने सोसाइटी के फार्मर से कहा कि उन्हें अमूल की मार्केटिंग के लिए 2 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो फार्मर्स और सभी लोग काफी शॉक हो गए। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए और एडवर्टीजमेंट के लिए? उन्हें मिस्टर कुरियन पर पूरा भरोसा था। इससे जब मिस्टर कुरियन ने कहा कि हाँ 2 लाख रुपए हमें चाहिए होंगे, तो सारे फार्मर्स अग्री हुए। प्रेस सिंडिकेट ने बहुत अच्छा काम किया और अमूल के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में काफी हेल्प की। उस टाइम हर जगह पेस्टोनजी का ही बटर चल रहा था, लेकिन जल्दी सुपीरियर क्वालिटी के चलते अमूल का ब्रांड ऊपर आने लगा। जल्दी अमूल इतना पॉपुलर हो गया कि पेस्टोनजी का ब्रांड पॉल्सन मार्केट में स्ट्रगल करने लगा। 1962 में पेस्टोनजी की डेथ हुई। उसके बाद उनके बेटे मीनू ने उस बिजनेस को मैनेज करना शुरू किया, लेकिन मीनू उस बिजनेस को ठीक से चला नहीं पाया और उसने अपना बिजनेस जल्दी बेच दिया। 1966 में अमूल ने अपना एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन कंपनी दैट इज ASP को दिया, और ASP ही वो कंपनी है जिसने अमूल गर्ल को इन्वेंट किया। और हम सभी को पता है कि अमूल की ब्रांडिंग में अमूल गर्ल का कितना बड़ा रोल रहा है। और ASP ने अमूल को एक पंच लाइन दी जो कि काफी पॉपुलर हो गई, अटरली बटरली डिलीशियस। अपने इस बहुत बड़े सक्सेस के चलते कैरा यूनियन डेयरी डेवलपमेंट के लिए एक रोल मॉडल बन गई, जिसके बाद कैरा यूनियन से मोटिवेशन लेकर जल्दी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दैट इज NDDB की स्थापना की गई। कैरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर दैट इज रेवेन्यू 1953-54 में 55 लाख रुपीस था, जो कि तेजी से बढ़कर साल 2003-2004 तक 5408 करोड़ हुआ। और अभी रिसेंटली यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में वो 38,550 करोड़ तक चला गया है। साथ ही कंपनी बहुत अच्छा और सस्टेनेबल प्रॉफिट भी बना रही है, और ये जो भी प्रॉफिट है ये अल्टीमेटली फार्मर्स का प्रॉफिट है। अमूल की 18 मेंबर यूनियंस है, जिसमें 18,700 विलेजेस से 40 लाख से ज्यादा फार्मर्स जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि मिस्टर कुरियन को और मिस्टर त्रिभुवनदास पटेल को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, उन्हें लगातार प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। कई लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, साथ ही कई सारे पॉलिटिशियंस ने भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। एक बार एक मिनिस्टर ने मिस्टर कुरियन से कहा कि वो उनके लिए एक प्राइवेट डेयरी बनाए, लेकिन मिस्टर कुरियन ने क्लियरली कहा कि मैं प्राइवेट डेयरी नहीं बना सकता। अगर कोऑपरेटिव डेयरी बनाकर फार्मर्स का फायदा करना चाहते हो तो बताओ। उसके बाद उन जैसे कई सारे पॉलिटिशियंस ने मिस्टर कुरियन को कई सारी धमकियां भी दी थी। मिस्टर कुरियन अपने मिशन पर फोकस्ड रहे, अपने फार्मर्स के बेनिफिट के लिए वो लड़ते रहे। उनका एक पॉइंट ये भी था कि अगर मेट्रो सिटीज में और बड़ी सिटीज में सारी फैसिलिटीज मिल सकती है, तो वो सारी फैसिलिटीज रूरल एरिया के लोगों को भी मिलनी चाहिए। उन्हें भी उन फैसिलिटीज का उतना ही हक है जितना मेट्रो सिटीज के लोगों को है। रूरल एरियाज में भी अच्छे रोड होने चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए। और इसी सपने को ध्यान में रखकर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद की स्थापना की। अपने एक्टिव ईयर्स में वो कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, उसके जनरल मैनेजर रहे। साथ ही गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के वो मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और NDDB और IRMA के चेयरमैन भी रहे। और इन सारी पोजीशंस पर रहते हुए उन्होंने एक ही चीज पर ध्यान रखा, वो था रूरल एरिया के लोग और जो फार्मर्स हैं उनका फायदा। तो सरदार पटेल का वो विजन और त्रिभुवनदास पटेल, वर्गीस कुरियन और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे फार्मर्स, इनकी मेहनत के चलते अमूल और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप हुई। आज आनंद को इंडिया का मिल्क कैपिटल कहा जाता है। मिस्टर कुरियन जब आनंद आए थे तब वो बस ये सोच रहे थे कि कब वो आनंद से बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे उनका कॉन्टैक्ट मिस्टर त्रिभुवनदास पटेल और कैरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों से हुआ, तो उन्होंने उन लोगों के लिए काम करने के बारे में सोचा और इंडिया में एक बहुत बड़ा मिल्क रिवोल्यूशन लाया। मिस्टर रतन टाटा कहते हैं कि आज इंडिया को जरूरत है मिस्टर वर्गीस कुरियन जैसे ही 100 रिवोल्यूशनरी लोगों की, जो फार्मर्स और गरीब लोगों की जिंदगी में रिवोल्यूशन लाए। आज की केस स्टडी I Too Had a Dream इस बुक की समरी है, जो कि मिस्टर वर्गीस कुरियन की ऑटोबायोग्राफी है। आप में से कुछ फिनोशंस फैमिली के मेंबर्स कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बुक्स की समरी लाई जाए, तो उसी रिक्वेस्ट पर ये बुक की समरी लाई गई। वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप भी हमें कोई केस स्टडी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। फिलहाल हमारे सारे स्टॉक मार्केट कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ चल रही है। इन कोर्सेज को करके आप पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो और ऑफर का आज लास्ट डेट है, तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिकॉज ऐसी और इतनी बड़ी ऑफर बहुत कम आती है। इन ऑफर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।